बिल्कुल सही है रऊसा। शुएब मलिक का भी बयान आया था, उन्होंने भी कहा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान में खेलने के लिए। इतना अरसा इतना वक्त उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को दिया और उसके बाद सडनली इस तरह से कह देना मुनासिब नहीं है, या फिर इसकी कोई और रीजंस हैं जो वो बहुत करीब से देख चुके हैं और अब वो दिल बर्दाश्त होकर ये बात कर रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस एज में उनको खिलाना भी नहीं चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और ये एक बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि अगर कोई प्लेयर 42-47 साल की एज में ये कह रहा है कि मैं पाकिस्तान से खेलना नहीं चाह रहा, तो इसका मतलब है कि अगर 30 साल के बाद तो आप देखें कि मोस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड बेस्ट टीम्स हैं उनमें जो T20 के फार्मेट, क्योंकि शुएब मलिक ने ना तो वनडे खेलना है और ना उसने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, वो तो आज से 15-10 साल पहले छोड़ चुके हैं। तो T20 फार्मेट है, तो आप दुनिया की कोई भी टीम उठा देख लें, उसमें 30-32 साल के बाद बहुत कम लोगों को खिलाते हैं, वो जो यंग ब्लड्स हैं उन पर जाते हैं। ये हमारे कंट्री में चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी है। कोई टीवी पर पूरा साल बैठ रहा होता है, रिटायरमेंट लेकर हम उसको ले आते हैं वापस। कोई किसी दूसरे कंट्री से खेलने के लिए जा रहा होता है, हम सिलेक्शन क्राइटेरिया बाईपास करके उसको वापस आकर पाकिस्तान खिला देते हैं। कोई अनफिट होता है उसको डाल लेते हैं, किसी से आउट ऑफ फॉर्म होता है उसको भी टीम में डाल देते हैं। तो ये सिस्टम हमारे बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में ये लाठियां लगी हुई हैं। एक्सपीरियंस का नाम देकर हम बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों को ले आते हैं सामने जो परफॉर्म भी नहीं कर पाते हैं, और उनकी वजह से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो कब से इस तैयारियों में लगे होते हैं, उम्मीद में लगे होते हैं कि शायद हमारी बारी आ जाएगी, हमारा नाम आ जाएगा, वो पीछे रह जाते हैं। इफ्तिखार अहमद बहुत देर से टीम में मौजूद हैं, अभी इस टूर्नामेंट में आप इमाद वसीम को ले आए, मोहम्मद आमिर को ले आए। इतने प्लेयर्स हैं, इतना नई एनर्जी है, हम देख रहे हैं जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन हम मौका ही नहीं देते हैं। डोमेस्टिक से एतबार उठता जा रहा है प्लेयर्स का, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का किसी को कोई पता नहीं है, फिर डोमेस्टिक से आप प्लेयर्स उठा नहीं रहे हैं, PSL पर आपका सारा फिक्र है, तो उसकी वजह से नुकसान तो फिर हमें बहुत ज़्यादा होता है। जी रऊफ साहब। हेलो। जी 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 जी, मैंने कहा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, ये जो आपने क्वेश्चन उठाया बहुत ही वैलिड और बहुत ही कॉम्पिटेंट क्वेश्चन है। क्योंकि वजह क्या है कि एक्सपीरियंस नहीं है, ये सब फ्रॉड और धोखा चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को ऑब्लाइज करने का एक घिनौना धंधा है जो पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा है। और बहुत अरसे से मैं इसको देख रहा हूँ कि पिछले 15 साल से लॉबी की गेम चल रही है। और फिर उसके बाद कुछ प्लेयर्स हैं, उनका अपना एजेंडा है, उनकी दोस्ती यारियां वो चलाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो आपका नेचुरल टैलेंट आता है वो बुरी तरह सरप्लस हो जाता है, मजरू हो जाता है, उनको चांसेस नहीं मिलते। हम जो बिगेस्ट टीम भी होती है उनके खिलाफ भी अपने जो यंगस्टर्स होते हैं उनको चांस देने के लिए तैयार नहीं होते। हम जो बहुत ट्रेन टीमें होती हैं उनमें अपने सुपरस्टार को खिलाते हैं ताकि उनकी टीम में जगह बनी रहे, उनकी एवरेज बरकरार रहे और वो अपनी एवरेज बना के पाकिस्तान पर बोझ बने रहे। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अभी इंडिया की टीम वर्ल्ड कप खेल रही थी और उन्होंने शुभमन गिल की क़यादत में ड्यूरिंग द इवेंट एक पूरी नई 16 रुकनी टीम बनाकर भेजी थी जिम्बाब्वे के टूर पर। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ है, कमिंस की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया ने वो वर्ल्ड कप जीता। तो पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम वापस चली गई और पूरी एक ऑस्ट्रेलिया से नई 16 रुकनी टीम आई और उसने इंडिया के साथ 7 मैचेस की T20 सीरीज चली। इंग्लैंड भी इसी तरह करता, न्यूजीलैंड भी इसी तरह करता, पूरी दुनिया की क्रिकेट बोर्ड करते हैं। और यहाँ पर एक गोरख बंदा है, एक फ्रॉड है, एक डिसऑनेस्टी है, एक ऑब्लिगेशन का गेम चल रहा है कि वो एक्सपीरियंस के नाम पर उन्हीं को ऑब्लाइज करते जा रहे हैं। जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं, उसमें सिलेक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं और इसमें आपका पूरे का पूरा जो मैनेजमेंट है वो सारी की सारी इन्वॉल्व है। ये सब मिलकर एक माफिया की तरह एक गैंग चलाते हैं और उसमें जो पाकिस्तान के यंगस्टर्स होते हैं, जो नेचुरल टैलेंट होता है वो बहुत बुरी तरह मजरू होता है। यही वजह है कि आपके पास ना किसी सीनियर का रिप्लेसमेंट प्लान तैयार हुआ, ना किसी स्पिनर का रिप्लेसमेंट प्लान आपके पास है, ना आपका किसी फास्ट बॉलर की रिप्लेसमेंट है, ना आपकी किसी ओपनिंग बैट्समैन की रिप्लेसमेंट है और ना मिडिल ऑर्डर की रिप्लेसमेंट है। जब भी आप किसी बड़े टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं तो आप ड्रामा लगाते हैं, तो 3 महीने अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और उसके बाद फिर वही प्लेयर आकर पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि जो यंगस्टर्स होते हैं जेन्युइन टैलेंटेड, उनको ये आगे आने ही नहीं देते, उनको चांसेस भी नहीं देते और उसकी वजह से पाकिस्तान का टैलेंट वो बेचारा बिल्कुल फ्लैट आउट हो जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं खुद इस बात की कायल हूँ कि आप जब तक मौका नहीं देंगे, आप जब तक उन्हें चांसेस नहीं देंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। आपका जिसका दिल करता है आप उसको मौका देते हैं। सायम अयूब को बिला वजह आपने इतने मौके दिए हैं। उस्मान खान आए, उनका कैरियर हमारी आंखों के सामने ख़त्म होता जा रहा है। अभी उनको जिस तरह से मौका दिया गया, पहले कहा कि डोमेस्टिक जो है वो उसके बगैर कोई शामिल नहीं होगा और अब फिर उस्मान खान को आपने उसमें भी शामिल कर दिया। तो वो बात ये है कि पाकिस्तानी की क्रिकेट में जो भी यंग जनरेशन आती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ का शिकार होती है और यही एक बहुत बड़ी रीज़न है। वो सब आपने अच्छा वक्त भी देखा है क्रिकेट का, जब चीज़ें कुछ बेहतर थीं, आज तो बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रही हैं। व्हाट डू यू थिंक कि ये एक पॉइंट था जहाँ पर हमारी क्रिकेट की जो बर्बादी है वो शुरू हो गई थी?
देखिए मेरा ख्याल है कि जब आपने बार बार अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज किया, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पैसा आना शुरू हुआ, चेयरमैन बार बार बदलना शुरू हुए, आपके जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने अपने फ्रंटमैन को ओब्लाइज करना शुरू कर दिया, और उन्होंने आगे गवर्निंग बोर्ड को वोट लेने के लिए अपने चेयरमैनशिप कंटिन्यू करवाने के लिए उन्होंने जो आपका एक स्ट्रॉन्ग गवर्निंग बोर्ड होता था उसको वीक करना शुरू कर दिया। एक ऐसे लोग जिनका कोई किरदार नहीं था क्रिकेट के अंदर, और वो कोई क्रिकेट अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं थे, उनको गवर्निंग बोर्ड में लाया गया, उनसे वोटिंग ली गई, बार बार उनको लाया गया, उन्होंने अपने बच्चे भतीजे भांजे और रिश्तेदार सारे वहाँ पर इन्वॉल्व करवाए। फिर सिलेक्शन कमेटी में एक धंधा चला, फिर जूनियर सिलेक्शन कमेटी में एक धंधा चलता रहा। उसके बाद पूरा का फिर उसके बाद जो सबसे बुरा खिलवाड़ इन्होंने किया वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के साथ किया कि हर साल 2 साल के बाद पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कम्प्लीटली चेंज कर देते थे। और उसकी वजह से जो आपका यंगस्टर था उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मजबूरन ये होगा कि जो सिस्टम से बाहर होना शुरू हुए यंगस्टर्स, उन्होंने दूसरे माले का रुख करना शुरू कर दिया, कोई अमेरिका चला गया, कोई इंग्लैंड में सेटल होना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं इन्होंने बगैर जांचे हुए गधे और घोड़े को एक ही लाठी से आंका, क्योंकि जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट फर्स्ट क्लास चला रहे होते हैं तो उसमें आपके सीनियर प्लेयर 5 होना बहुत ज्यादा जरूरी है हर टीम में, ताकि वो प्रॉपर्ली जो यंगस्टर्स आते हैं उनको अच्छे तरीके से ग्रूम और गाइड कर सके, और फिर विद द पैसेज ऑफ द टाइम जो यंगस्टर्स हैं उनकी रिप्लेसमेंट लें, और वो फिर जो सीनियर्स हैं वो रिटायर हों और उसकी जगह नए यंगस्टर्स ग्रूम हो चुके हों। मगर इन्होंने यकलत जितने भी सीनियर थे उनको डोमेस्टिक क्रिकेट से साइडलाइन कर दिया। अब कोच कभी भी आपको ट्रेन नहीं करता, क्रिकेट में कोचिंग बहुत ही, इसमें सबसे कम इंटरफेरेंस होती है कोच की, मगर जो सीनियर प्लेयर ग्राउंड के अंदर होता है, जो कैप्टन होता है, वो प्लेयर्स को बनाते हैं। तो वो फिर आपका जो ड्राइवेट का प्रोसेस था वो सारे का सारा खत्म हो गया जब आप सीनियर प्लेयर्स निकाले। तो ये मेरा ख्याल है कि जो एक ग्रास रूट प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से पाकिस्तान की जो सिस्टम था उसे सफर किया। वैसे भी कोचेस की जरूरत, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो इस वक्त तो है ही नहीं। कोचेस की जरूरत हमें वहां पर है जो ग्रास रूट लेवल पर है, जहां पर अभी खिलाड़ियों ने अपने आप को प्रोड्यूस करना है, अपना टैलेंट बाहर निकालना है, उस वक्त हमें कोचेस की जरूरत है। वहां पर कोई कोचिंग करने के लिए तैयार नहीं है, ग्रास रूट लेवल आपका खाली पड़ा है, वहां पर कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। कोई स्कूल लेवल से लेकर अभी तक क्रिकेट पर किसी किस्म का कोई काम होता ही नहीं है, बस आए प्लेयर्स और उनको मशीन में डाला और निकाल कर पेश कर दिया जाता है। तो उस तरह से चीज़ें तो ख़राब होती रहती हैं। रऊफ साहब, शाहिद आफरीदी ने बहुत क्लियरली एक बात कही कि ऐसे चेयरमैन होने ही नहीं चाहिए जिनके ऊपर मतलब जिम्मेदारी क्रिकेट से हटकर कोई और भी हो। तो मोहसिन नकवी साहब की तरफ उनका इशारा था, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास सिर्फ क्रिकेट की जिम्मेदारी होती है तो चीज़ें निस्बतन बेहतर हो सकती हैं। सर्जरी बार बार क्रिकेट टीम की तरफ करना, प्लेयर्स को आमने सामने लाना अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मुनासिब नहीं है। किस तरफ इशारा है बेसिकली उनका? देखिए मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें तो होंगी जब बेसिक चीज़ मेरे ख्याल में अभी तक वही है कि आप किसी को भी चेयरमैन बना दें, जब तक आपका गवर्निंग बोर्ड स्ट्रांग नहीं होगा, मेरिट पर नहीं बनेगा, वो सारा फंक्शन नहीं होगा, वो सारे डिसीजन अपने हाथ में नहीं रहेगा, वहाँ पर पूछगछ नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल होगा सिस्टम को आगे चलाना। क्योंकि अगर आप किसी को भी एडमिनिस्ट्रेटर को अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को ऊपर ले आते हैं तो वो क्या करेगा, आपकी बिल्डिंग को बाहर से वो रंग पेंट कर देगा, अच्छे तरीके से टाइलें वगैरह लगी कुछ जा देगा, मगर अंदर से तो आपका जो ढांचा वो लड़खड़ाता रहेगा, और फिर एक टाइम आएगा कि आपको सारे का सारा स्ट्रक्चर जमीन बहुत हो जाएगा। जब तक आपकी जड़ें बहुत ज्यादा रूट में मजबूत ना हो, अभी जिस तरह आपने कोचिंग की बात की है, तो कोचिंग में देखे ना कि 2 कोचेज होते हैं, एक स्ट्रेटजिकल कोचेज होते हैं जो हाईएस्ट लेवल पे होते हैं, एक बायोमैकेनिक्स कोचेज होते हैं जो अंडर 13 अंडर 15 को करते हैं, जिनके पास नॉलेज होना चाहिए साइंस का, ताकि वो बॉडी पार्ट जानते हूँ, बॉडी मैकेनिक्स को जानते हूँ, बॉडी इमोशंस को जानते हूँ, और जो स्लिप को जानते हूँ, ताकि वो उस तरीके से बच्चों को प्रॉपरली गाइड करें उनके बॉडी पार्ट्स के मुताबिक। मगर हमारा उल्टा होता है, हम जहाँ पर हमने बायोमैकेनिकल कोचिंग लगाने होते हैं जूनियर लेवल पर, वहाँ पर आप स्टैटिस्टिकल कोचिंग लगा देते हैं, उनके बच्चों को भी समझ नहीं आती, 5 साल बाद फिर हम उसी जगह पे खड़े होते हैं। रऊफ साहब, हमारे तो डॉक्टर इंजर्ड प्लेयर्स को कहते हैं कि आप खेलते रहे, टूर्नामेंट निकाल जाएं, कोई बात नहीं। हमारे तो बोर्ड के अंदर डॉक्टर्स ये बात कर रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, आपको इंजरी है लेकिन आप टूर्नामेंट निकाल दें। डॉक्टर्स ने कितने प्लेयर्स को नुकसान पहुंचाया यहाँ पर? देखिए वही स्पार्सी कल्चर है ना कि जब डॉक्टर भी आप सिफारिश पे अपॉइंट करेंगे कि वो ये मेरा स्पार्सी है, इसको आप डॉक्टर लगा दें, तो फिर उसके एंड रिजल्ट यही आएंगे। क्योंकि डॉक्टर की भी स्पोर्ट्स के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी फील्ड अलग होता है, वो उनका स्पोर्ट्स में किसी ना किसी तौर पर उनका इंटरफेरेंस होती है। क्योंकि जब आपको अर्ली निगलिंग होती है किसी भी बच्चे को, एथलीट को, तो वो उसमें वो एग्जैक्टली वो जान जाते हैं कि ये जो निगलिंग है ये किस किस्म की है, डेंजरस है, माइल्ड है, सुपरफिशियल है या किस किस्म की है, ताकि वो एग्जैक्टली उसको जान के पहले ही उसको रेस्ट कर वो बड़ी इंजरी से बच जाए। अब होता है क्या कि वो जो निगलिंग होती है अर्ली ऑन, उसको वो
कंसिडर करने में, उसको जांचने में नाकाम रहते हैं, क्योंकि उनकी एबिलिटी इतनी नहीं होती है। फास्ट पर आए होते हैं तो वो बीमारी जब बड़ी इंजरी होती है, आपको पूरा आपका शोल्डर खराब हो जाता है, आपका ये जो नी है वो पूरे का पूरा खराब हो जाता है, तो फिर आपके एथलीट को 1 साल या 2 साल के लिए बाहर होना पड़ता है। तो एक देखें, छोटी सी स्पारिश की वजह से आपके अच्छे एथलीट से आप हो सकती। बिल्कुल सही बात है। रऊफ साहब, वी आर अबाउट टू एंड द शो, और उससे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि फाइनली क्या लगता है आपको कि क्या वाकई कुछ हाइब्रिड मॉडल पर जाने की सूरत हाल है, या फिर इंडिया पाकिस्तान आ ही जाएगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए, और दूसरा पाकिस्तान के जो, मेरा ख्याल है कि वो हालात को भी देखेगा, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान की, वो अब हमें भी देखना पड़ेगा कि अगले 1-2-3 महीने में हमारा जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो किस तरीके से फंक्शन है, हमने अपने सिक्योरिटी के हालात को किस तरीके से कंट्रोल किया हुआ, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें एक फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इनके सामने स्टैंड नहीं लेंगे, ये आपको इसी तरीके से आपके सर पे सवार रहेंगे, आपको ब्लैकमेल करते रहेंगे। आपको कोई जरूरत नहीं इनकी मिन्नतें करने की। आपने एशिया कप में भी देख ली, उससे पहले भी आपने देख ली, इनको फायदे पहुंचा के भी आपने देख लीजिए। मगर अब ये मेरा ख्याल है कि एक राइट टाइम है कि आपको स्टैंड लेना पड़ेगा इंडिया के खिलाफ, और आईसीसी में जो अपनी राय है उसको भी अवार करनी चाहिए, और जो इंटरनेशनल आपके रिलेशन है बाकी कंट्रीज के साथ, उनको भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ताकि अगर वो नहीं भी आते तो कम से कम बाकी दुनिया की सारी टीमें वहाँ पर मौजूद हूँ, और वो इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दें कि आपने सिक्योरिटी का इशू बनाकर आपने पॉलिटिक्स को खेल में इन्वॉल्व किया। बिल्कुल सही बात है। सिक्योरिटी की बात एक तरफ है, लेकिन रऊफ साहब, अफसोस की बात यह है कि हमारे इस वक्त हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने स्टेडियम्स की सूरत हाल बेहतर करते हैं, तोड़ फोड़ करके हम बैठे हैं, और अभी अगर कोई आ भी जाता है देखने, तो अगर वो ये सवाल रेस कर देता है, भैया आपके तो स्टेडियम्स ही ठीक नहीं है अभी, कैसे आप 5 महीने 6 महीने के अंदर अंदर सारी मुरम्मत करेंगे, तो फिर वो भाग दौड़ में 11th आवर में जाकर काम करने से बेहतर नहीं था ये सारी चीज़ें तो पहले ही सामने थी, पहले ही शुरू कर देते, फिर मुरम्मत अगर करनी थी, कोई रिकंस्ट्रक्शन करनी थी, तो ये भी तो एक इशू है कि हम अब इस वक्त जाकर जो है वो तोड़फोड़ करके बैठे। देखिए, वो बात वही है कि जब आपके सर से पानी गुजर चुका होता है उसके बाद आप डिसीजन लेते हैं, और इससे पहले हमें तो पता ही नहीं था कि हमने चैंपियन ट्रॉफी करानी है। हम तो सोए हुए थे, हमारी तो एक म्यूजिकल चेयर कह रही थी, कभी शेख साहब की, कभी शरफ की, कभी अपने मोहसिन नकवी साहब की, कभी किसी और की, और वसीम खान की, कभी शहरियार खान की, कभी इरफान मानी की। तो हमें तो, मेरा ख्याल है कि अभी हम साथ से जागे हैं 1 आध महीना पहले कि हमने चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में कंडक्ट करवानी है, तो हमने फिर सारी तोड़ फोड़ शुरू कर दी, और उसके बाद शुरू कर दिया ये सारा शुरू करना। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा अपने गिरबानों में जागने की बड़ी सख्त जरूरत है, उसके बाद हम किसी दूसरे को ब्लेम दे सकते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया रऊफ साहब, बहुत अच्छी डिस्कशन हमारी रही, पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव, एंड आई होप कि ये तमाम चीज़ों है वो हमारी क्रिकेट कहीं ना कहीं बेहतर हो, क्योंकि जो फैसले हो रहे हैं उनसे तो मजीद दिल जो है वो धक धक करता जा रहा है। लेकिन खैर, उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बहुत चीज़ों को बेहतर करे। रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने मैं ज्वाइन किया, आपसे इजाज़त चाहती हूँ, और एवरीवन वी विल जॉइन यू बैक एट 4 PM, और उस वक्त हम डिस्कशन करेंगे मजीद चीज़ों के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें अभी पेंडिंग हैं, बहुत सारे फैसले इंडिया की जानिब से भी आ रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक बड़ा मौजू बनता जा रहा है, पहले सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी था, लेकिन अब एशिया कप से लेकर जितने भी इवेंट्स, अभी मेरे ख्याल से 2 से 3 इवेंट्स आगे भारत ने होस्ट करने, उनके ऊपर भी सवाल उठ रहा है। तो ये क्रिकेट के अंदर जो है ये मुसलसल तब्दीली जो हो रही है, और पाकिस्तान इंडिया का मैच जो अफेक्ट हो रहा है इस चीज़ की वजह से, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उस पर भी बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।